लास्ट सेशन में हमने आपको 5 अकाउंटिंग कंसेप्ट बताए थे, यस और नो? पांच में फर्स्ट था ड्यूअल एंट्री सिस्टम, जिसमें मैंने ये क्लियर किया था कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट्स, द फर्स्ट वन इज डेबिट एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट। अच्छा, सेकंड मैंने क्या बताया था? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताता है, हाँ बोलो। Only those transactions can be recorded in our books of account which can be termed in terms of money only. थर्ड था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट वन। हम लोग को दोनों के ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग सेपरेटली बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा, सेपरेटली रिकॉर्ड करना होगा, मिक्स नहीं करना है। अच्छा, नॉर्मली देखा जाए तो सेपरेटली रिकॉर्ड करने का मतलब यहां हुआ कि ड्राइंग वगैरह के तौर पर दिखाना। चलिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि अगर हम अपने बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, at that time we have to assume that our business will run forever, और ये आने वाले समय में बंद होने वाला नहीं है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में मैंने बताया था कि सारी की सारी एसेट्स को उनके एक्विजिशन कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट पर ही शो करना पड़ेगा। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया कंसेप्ट। नहीं नहीं ना, मन नहीं है वो बताने का। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ठीक है ना? कोई बताएगा ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है? हाँ बोलो। सर, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में सर हम लोग ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड, विद इन द अकाउंटिंग पीरियड में सर हुए। मुझे ये बताना है कि ऐसा कंसेप्ट लाया क्यों गया। बेसिकली पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के पीछे का पहले लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला। वैसे बिल्कुल सही बोला इसने, लेकिन हम लोग क्यों ऐसा करते हैं वो तो पता हो। अच्छा, ये जो पीरियडिसिटी कंसेप्ट है, दैट इज फॉर 1 ईयर, फॉर 2 इयर्स, इफ यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर योर बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर 2 इयर्स, इज इट ओके? आप एक साथ 2 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना चाहते हो, क्या ये सही है? कैन यू डू दैट? इज इट परमिसिबल? if you just want to maintain your books of account for 5 years at a time, is it okay? अरे 2 साल का ओके, 5 साल का ओके नहीं है, ऐसा कैसे? अब मैं बोलूं, मैंने ये क्लास जब स्टार्ट की थी, ढंग से सुनेंगे तो मुझे नहीं मालूम था कहाँ चलनी है, तो मैं मार्केट में ढूंढ रहा था कि कोई जगह मिल जाए, प्लेस मिल जाए जहां हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। ढूंढते ढूंढते एक बंदा मिला, जो लैंडलॉर्ड थे। उनसे मैंने कहा कितना किराया? उन्होंने कहा 25,000 किराया है। मैंने कहा ठीक है, जगह दिखाइए। तो उन्होंने शटर उठाया, अब उसमें से चमगादड़ निकल रहे थे, तो छिपकली थी, तो मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अब अंदाजा लगा सकते हो किस पोजीशन में रहा होगा, ठीक है ना? नहीं ये वाला नहीं, दूसरी जगह तो किस पोजीशन में रहा होगा वो अब अंदाजा लगा सकते हो। पूरी मिट्टी मिट्टी निकल रही थी, धूल भरी भरी थी। अब बताओ कितना दिन लगेगा? 1 से 2 दिन तो लग जाएगा ना हमको क्लास स्टार्ट करने में, नहीं लगेगा? हाँ या ना? ये क्या 2 दिन लगेगा तक? अरे पहले तो जाला साफ करवाना है, उसकी मिट्टी निकलवानी है, उसके बाद उसमें टाइल्स लगवानी है, उसमें प्लास्टर लगवाना है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, उसमें पार्टीशन का काम होगा, है कि नहीं? मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। अरे डेंटिंग पेंटिंग करते करते, ठेले वाला आ रहा है, कह रहा पैसा दो, पेंटर वाला आ रहा है, कह रहा पैसा दो, पेंट खरीदने जा रहे हैं, कह रहा पैसा दो, सीमेंट और बालू खरीदने जा रहे हैं तो वो कहता है पैसा दो, रॉड खरीदने जा रहे हैं तो कहता है पैसा दो, लकड़ी का सामान खरीदने जा रहे हैं तो कहता है पैसा दो, माइका खरीदने, मतलब पैसा दो 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 देते देते 2-3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद जा करके मेरा वो कंप्लीट हो पाया, हाँ या ना? अच्छा, जब कंप्लीट हो पाया तब तक मुझे मालूम पड़ा कि मैंने उस पर इतना रुपया लगा दिया था। कितना? जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो उस समय मुझे पता चला मैंने कितना लगा दिया। मैंने टोटल 10 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन पर लगा दिए। कितने लगा दिए? 10 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन पर लग गया, यानी वो बिल्डिंग तैयार होने में। चलो मैंने उसको बिल्डिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा,
अब ये बन करके तैयार हुआ, 3 महीने बाद अगले दिन से मेरे पास बच्चे आए, उनको पढ़ाना शुरू किया मैंने, ठीक है ना। मतलब 3 महीने बाद जैसे ही बनकर तैयार हुआ, बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे कि अब सर खोल रहे हैं नया नया, तो हम लोग उनके पास पढ़ने चले जाएं। क्यों? हाँ, मतलब ऐसे दिमाग है तुम लोग के पास। अरे हमको तो कोई जानता ही नहीं है मार्केट में, क्या बात कर रहे हो भाई। अब एडवर्टीजमेंट का समय आया, मैनेजर को रखना पड़ेगा, प्यून को रखना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हो, पानी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वर्क्स व्हिच आर नीडेड टू बी डन स्टिल। ओनली आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वी कैन नॉट स्टार्ट आवर बिजनेस। हाँ या ना, हमको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें अभी करनी बाकी हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तो केवल पैसा खर्च हुआ है। अब एडवर्टीजमेंट पर खर्च करो, हैंडबिल छपवाओ, बच्चे आएंगे इंक्वायरी करेंगे सर सीए कैसे होता है, तो उनको बताना पड़ता है सीए ऐसे होता है। बच्चा अगर एग्री हो गया, हमारे वाइफ्स उसकी वाइफ से मिल मैच कर गए, तो वो अगले दिन से एडमिशन लेगा। यही तो होता है ना भाई, उसको समझ में आएगा तो एडमिशन लेगा, नहीं तो क्यों लेगा। अब ऐसा करते करते 2-4 महीने, 2 महीने बाद जाकर के 8-10 बच्चे इकट्ठे हुए, ठीक। अब जाकर बैच बना, एक तरह से आप ये कह सकते हो, उस समय की बात बता रहे हैं। अब जब बच्चे आए तब तो रेवेन्यू आएगी, अब तक तो केवल जा रहा था। अब ट्रैपिंग अब मेरी असली शुरू हुई। एक बिजनेसमैन की ट्रैपिंग अब शुरू होती है जब रेवेन्यू आनी शुरू होती है। वो और मेहनत करता है, फिर और रेवेन्यू आती है, फिर और मेहनत करता है, फिर और रेवेन्यू आती है। करते करते 3-4-5 साल बीत जाते हैं, ठीक है ना। स्ट्रगल करते करते 4-5 साल बीत गए, पता नहीं चला। 5 साल बाद मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये पता करना चाहिए वेदर आई एम रनिंग माई बिजनेस इन अ प्रॉफिट मोड और इन अ लॉस मोड। पहली बात तो ये क्यूरियोसिटी आएगी, आएगी नहीं आएगी। मैं दौड़ा दौड़ा अपने सीए साहब के पास गया, मैंने कहा सीए साहब उसने कहा बोल। मैंने कहा भाई मुझे अपनी बैलेंस शीट बनवानी है, पीएल अकाउंट बनाना है, बताइए क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है या लॉस में रन कर रहा है। तो प्रॉफिट में रन कर रहा है या लॉस में रन कर रहा है, मुझे ये जानना है। तो उसने कहा पहला क्वेश्चन क्या होगा मालूम है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये होगा वेदर यू आर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट। क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। अरे इतनी भागम भाग थी, कहां से हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। मैंने कहा ना, हम तो नहीं मेंटेन कर पाए, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। हाँ, वो जो बिल वगैरह मिलते थे, कहीं से मिल जाते थे बिल वगैरह, वो मैंने बोरे में भर कर रखे, कहीं तो ले आए। तो उसने कहा ठीक है लेते आओ, जो डॉक्यूमेंट है आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर का वो लेते आओ। मैं उसके पास ले गया, और उसके बाद उसने हमसे पूछना शुरू किया एक बात बताओ बिजली का खर्चा कितना जाता है, बताओ 5 साल का है। उसने कहा बिजली का खर्चा कितना, मैंने कहा ऑन एन एवरेज 5000 पर मंथ। बोलूंगा या तो उसकी रसीद दे दूंगा। अच्छा सैलरी कितनी, सर ऑन एन एवरेज 20,000 पर मंथ। मान लेते हैं नया दौर था, उस समय का खर्चा कम था, शुरू से लेकर अब तक ऑन एन एवरेज ये चल रहा है। अच्छा चाय पानी नाश्ते में कितना, ये एक्चुअल है या नहीं। 5 साल का ये 5 साल का है, मतलब पर मंथ के हिसाब से ये एक्चुअल है या नहीं। एक्चुअल कैसे हो सकता है, मैंने तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं की, तो एक्चुअल कैसे हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उसने हमको बताओ तुम्हारी रेवेन्यू कितनी। मैंने कहा सर टोटल 5 साल में अब ऑन एन एवरेज मेरे 50,000 पर मंथ आते हैं। तो 5 साल में 30 लाख आए, कितने आए मान लेते हैं, है कि नहीं। मैंने ये बोला 50,000 पर मंथ, 5 साल में इतने आए होंगे ऑन एन एवरेज। अच्छा उसने सब खर्चे लिखे, और उसने कहा ये 25 लाख रुपए तुम्हारे खर्चे हैं सीए साहब ने। तुम्हारा जो प्रॉफिट है कितना है, कितना है। उसने हमको ये रिजल्ट दिया। अब ये बताओ इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन और अ नेगेटिव इंडिकेशन। 5 लाख प्रॉफिट है, कौन सा इंडिकेशन है ये, बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या निगेटिव इंडिकेशन है। बोलो बोलो निगेटिव बोलो। सारे खर्चे निकालने के बाद हाँ सारे खर्चे निकालने के बाद ये 5 लाख रुपए बचा है भाई। बोलो वही पॉजिटिव इंडिकेशन ये हमारा। बोलो कहाँ निगेटिव होगा,
5 साल का है तो निगेटिव, चलो 1 साल का 1 लाख हो गया। और बोलो अब बताओ। इट्स अ निगेटिव इंडिकेशन, ये पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। बताएं कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है कि हमने ऑन एन एवरेज 5 लाख कमाया होगा, हाँ या ना? ये निगेटिव इंडिकेशन है। सर जवाब दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है आप बोल देंगे निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा क्या? दिख रहा है पॉजिटिव? मैं बोल रहा हूं ना, थोड़ी देर तसल्ली रखो। दूसरा सिचुएशन ले आते हैं। मैं दौड़ा दौड़ा गया सीए साहब के पास, मैंने कहा सीए साहब मुझे ये 5 साल का प्रॉफिट या लॉस जानना है। उसने मुझे देखा और उसने कहा वेदर यू आर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट, क्या तुम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो या नहीं? मैंने दांत दिखाते हुए कहा हाँ हाँ कर रहा हूं। तो उसने कहा लाओ, मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट दी। उसने देखा 30 लाख रुपए मेरी टोटल रेवेन्यू है 5 साल की एक्चुअल में, और 25 लाख रुपए मेरे टोटल खर्चे हैं एक्चुअल में। नाउ देयर इज अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 lakh एक्चुअल में। नाउ टेल मी वेदर इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन और नेगेटिव इंडिकेशन? नाउ इट्स रियल। पॉजिटिव है, पॉजिटिव। बोलो भाई, वो तो बोलो। हाँ अब तो ठीक है ना, सब गलत हो, स्टिल इट्स अ नेगेटिव इंडिकेशन। टूटेगा तो लाभ नहीं अब सुनो ना, ऐसे थोड़ी होता है। सर एक बार वापस करना। अब मैं बोल रहा हूँ ना, एक्चुअल और रियल में। मैं पीरियडिसिटी कंसेप्ट के पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर वैसे बता देता तो रट्टाफिकेशन हो जाता, कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। मैंने कहा मैंने 5 साल का एस्टिमेट करवाया, उसने 5 साल का एस्टिमेटेड फिगर दिया बिकॉज आई वाज नॉट मेंटेनिंग एनी बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट्स व्हाई ईच एंड एवरीथिंग वाज शेड्यूल्ड अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन। हर चीज शेड्यूल की गई एस्टिमेशन के बेसिस पर, और मुझे बताया कि मेरे सीए साहब ने बताया कि आपने 5 साल में 5 लाख रुपए कमाया है, 5 साल में। 5 लाख। मैंने कहा ये निगेटिव इंडिकेशन है। अब आप लोग को क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कैसे? मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मैंने थोड़ी रियलिस्टिक फिगर आपके सामने रखी। मैंने कहा कि इन 5 सालों में एक्चुअल में मैंने 30 लाख रुपए कमाए और इन 5 सालों में एक्चुअल में मैंने 25 लाख रुपए खर्च किए। अब मेरे पास बचे 5 लाख, अब मेरे पास बचे नेट प्रॉफिट एक्चुअल में 5 लाख रुपए बचे। हाँ अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज अ नेगेटिव इंडिकेशन। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो रहा होगा कि सर दोनों केस में निगेटिव तो पॉजिटिव कब आएगा, है तो प्रॉफिट। अब देखो जरा तुम लोग अपने ऊपर देखना, आप लोगों ने 9th पास किया, ठीक, 10th पास किया, 11th पास किया, और उसके बाद आप आ गए 12th, ये भी पास हो गए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। 9th में आपका 60% था। अब लोगों की उम्मीद क्या होगी 10th में कितना परसेंटेज होगा? 55? 55? हाँ कितना? 60 से ज्यादा? अच्छा चलो 65 कर लिया। एक्चुअल में जानते हो क्या आया? 62% आया। ये पॉजिटिव इंडिकेशन है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। 60 से ऊपर तो आया है कि नहीं? नहीं आया ना, 60 से ऊपर तो आया ना, है ना? अच्छा चलो अब 11th में लोग किससे ज्यादा उम्मीद करेंगे? 62 से अधिक उम्मीद करेंगे या 65 से अधिक उम्मीद करेंगे? अब देखो तुम लोग खुद बोल रहे हो कि इसको मारिए गोली सर, ये एस्टिमेटेड था, 62 पर उम्मीद करेंगे। अब 11th में 62, उम्मीद की गई 65%, चलो 70%, लेकिन एक्चुअल में आया 64% या 65%। बताओ पॉजिटिव है या नेगेटिव? है तो पॉजिटिव, लेकिन सोच से खत्म है, कम है थोड़ा, है पॉजिटिव। एक्चुअल से एक्चुअल का कंपैरिजन करोगे या एस्टिमेटेड से एस्टिमेटेड का? एक्चुअल से। चलो 65 से फिर ये 12th पर आए, यहां पर सोचा गया 75%, लेकिन एक्चुअल में आया मान लेते हैं 67%। हो गया। हमने ना क्या किया, ये फिगर आप लोगों को नहीं बताई, अंधेरे में रखा, केवल 9th का बता दिया 60%, केवल मैंने 9th का बताया 60%। मैंने 10th का रिजल्ट आपको नहीं बताया, जब आपका रिजल्ट निकला मैंने उसको छुपा लिया। 11th का रिजल्ट जब मिला मैंने उसको छुपा लिया।
अब बताओ 12th में आप कितना परसेंटेज की उम्मीद करेंगे, आपके घर वाले उम्मीद करेंगे कितने से ज्यादा? 12th की उम्मीद किससे ज्यादा होगी? 60 से ज्यादा होगी। देखो ना, तुम लोग खुद कह रहे हो, मैं नहीं बोल रहा। अब अगर यहां पर ये 62% भी आ जाए तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन देखिए ना, अगर हर साल बताया जाता तो शायद ये उम्मीद नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप फिर पिछले साल से ज्यादा मेहनत करने का टारगेट सेट करते हैं। आप हमेशा क्या सेट करते हैं? पिछले साल से ज्यादा मार्क्स पाने का टारगेट सेट करते हैं कि नहीं करते हैं? यही चीज यहां पर भी है। अगर हमको मान लेते हैं पिछले 5 साल में प्रॉफिट हुआ मेरा कितना, 5 लाख रुपए, कितना मान लेते हैं 5 साल में प्रॉफिट हुआ 5 लाख। जानते हो कैसे? अब आप कहेंगे सर हर साल कितना प्रॉफिट हुआ होगा ऑन एन एवरेज? एस्टिमेटेड था तो कितना? 1 लाख, हाँ या ना? लेकिन ये भी तो हो सकता है पहले साल में नुकसान हुआ हो 2 लाख का। अगर एक्चुअल फिगर लगाई गई तो एक्चुअल फिगर लगाई गई, पहले साल नुकसान कितना, दूसरे साल नुकसान कितना, तीसरे साल नुकसान कितना, चौथे साल का फायदा कितना? नहीं, 2 लाख नहीं, मान लेते हैं ये फायदा हुआ, 3,50,000 हो गया ना? और 5वें साल हमने कमाया है 5 लाख, हाँ या ना? एक्चुअल में ये आया था, एक्चुअल में था ये, एक्चुअल में ये था। एवरेज निकालो तो कितना आ जाएगा? 5 लाख मतलब टोटल प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख। 5 साल का प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख। आप कर रहे हो पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है भाई? कैसे पॉजिटिव है? अगर आपको पहले साल का रिजल्ट 2 लाख पता चल गया होता कि यू आर इन लॉस, तो दूसरे साल क्या करते? ठीक करने की कोशिश करते। जो हमें मौका नहीं मिला, न दूसरे साल मौका दिया, न तीसरे साल, न चौथे साल, न 5वें साल, हम तो सीधे 5 साल का जंप कर रहे हैं। अगर हमें ये हर साल पता चलता तो जानते हो क्या सिचुएशन बन सकती थी? हो सकता था, ढंग से सुनना, कि पहले साल का 2 लाख जैसे ही नजर आया नुकसान, मेरे कान खड़े हो जाते, मेरा दिमाग काम करना शुरू कर देता। अरे पता करो उन एरियाज को जहां जहां नुकसान हो रहा है, उन जगहों को पता करो जहां हम सेल बना सकते हैं, उन जगहों को पता करो जहां हम घाटा दे रहे हैं, जहां हम खर्च ज्यादा कर रहे हैं, प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी की कोशिश करते। नहीं किया मैंने, जिसके कारण लॉस हुआ। अगर मैंने उसी साल मेहनत कर ली होती तो शायद मेरा यहां नो प्रॉफिट नो लॉस होता। मान लेते हैं, नहीं समझे? और अगर दूसरे साल नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ गई थी और मुझे बता दिया गया होता तो शायद मैं तीसरे साल उसको प्रॉफिट में लाने की कोशिश करता, नहीं करता, और खूब हाथ पैर मारता। तो हो सकता था कि मेरा यहाँ 50,000 का प्रॉफिट ही हो जाता, यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट होता, यहाँ 8 लाख का प्रॉफिट होता, हो सकता था। तो आज की सिचुएशन में सिचुएशन कुछ और होती, ये पॉजिटिव होती। हमने तो उन 4 सालों में कुछ मेहनत की ही नहीं। आप कैसे पॉजिटिव कह सकते हैं? भले इवन दो यू आर अर्निंग समथिंग, बट इट्स नॉट अ पॉजिटिव फिगर। बात समझ में आई? तो पॉजिटिव होते हुए भी ये नेगेटिव इंडिकेशन है। दैट्स व्हाई देयर इज अ पीरियडिसिटी कंसेप्ट। पीरियडिसिटी कंसेप्ट कहता है मेक योर प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। एटलीस्ट एक साल में एक बार तो जरूर बनाओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आप 10 दिन में बनाओ, 15 दिन में बनाओ, महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, क्वार्टरली बनाओ, हाफ ईयरली बनाओ, but at least you must prepare it once in a year. You should try to close your books of account at least once in a year. एक साल में एक बार तो बनाओ। तो अगर ये होता तो शायद ये सिचुएशन कुछ और होती। हम नहीं बनाए, जिसके कारण सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो गई। अब बात समझ में आई? तो इसीलिए पीरियडिसिटी कंसेप्ट आया कि कम से कम सारे लोग साल भर में एक बार बनाए। अब गवर्नमेंट भी करती है, साल भर का इनकम टैक्स एक साथ दो, साल भर की रिटर्न्स एक साथ दो, साल भर का रिजल्ट बच्चों का निकालो, 9th का, 11th का, 12th का, ताकि वो अगले साल मेहनत कर सके। हर चीज ईयरली। बात समझ में आई? मंथली भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक, पक्की बात। कम से कम पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने दो, है कि नहीं? हो गया? पीरियडिसिटी कंसेप्ट समझ में आया? तो पीरियडिसिटी कंसेप्ट कहता है अवधि की अवधारणा कि यू मस्ट ट्राई टू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। दैट्स इट। आगे बढ़े।
चलो सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस कंसेप्ट, जिसको हम कहते हैं दूरदर्शिता की अवधारणा। क्या बोलते हैं, क्या नाम है बाबू, समझ में आ रहा है, बार बार जमाई ले रहे हो। अच्छा हवा लग रही है एसी की, तो उसकी गलती है या मेरी गलती है, तो उसकी गलती की सजा हम क्यों भुगते हैं कि नहीं। चलो प्रूडेंस कंसेप्ट की बात करें, कुछ जानते हो प्रूडेंस के बारे में। हल्का फुल्का जानते हैं ये सर की देखो हल्का फुल्का तो वो रोटी होती है, फुल्का मतलब रोटी तो अगर वो हल्का हो तो हल्का फुल्का होगा। बेसिकली ये है कि किसी भी कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त सर जो लॉसेस और लायबिलिटीज होंगी उनको अगर भले ही सर हम लोग श्योर नहीं है फिर भी उनको हम सर मान लेंगे कि वो अगर होंगी जबकि सर कोई फायदा हम लोग का होगा उसको जब तक वो श्योर शॉर्ट ना हो जाए तब तक उसको नहीं मानेंगे, नुकसान पहले लेंगे फायदा बाद में। बाबू है तो सही लेकिन आधा सही आधा गलत। हल्का फुल्का चीज है। हाँ बताओ बाबू, बोलो बोलो। जब जब आदित्य का नाम आता है तब तक हमको राज मूवी याद आती है हाँ बोलो, हाँ बोलो बाबू, नहीं मालूम। तो वही है सेम सारे लॉसेस को पहले मतलब सही है। अब हम बोले, हाँ बोलो। सर हम लोग के पास साल में अप्रोक्स थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट लेवल हो जाता है तो सर उसे हम लोग रिजर्व करके थोड़ा सा रख लेते हैं ताकि हम लोग फ्यूचर की लॉस। चलो हम बता रहे, पास होने के लिए आए हो यहाँ पे कि फेल होने से बचने के लिए, पास होने के लिए आए हो या फेल होने से बचने के लिए, हाँ बोलो। इक्वल्स टू का साइन है सर इस दोनों में, है दोनों में सर इक्वल्स टू का साइन है। नहीं, इक्वल का साइन कैसे है। मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, 12th का रिजल्ट निकला, मैं जान रहा था ऐसा जरूर क्वेश्चन आएगा, तो मैं अपने दोस्त के यहाँ गया तो हमने टॉप किया था भाई, रैंक आई थी। तो मेरे दोस्त के आए थे 76%, मेरे 77% आए थे, 78 मेरे आए थे, 77 उसके आए थे। तो उनके पिताजी ने कहा, मेरे दोस्त के पापा ने कहा, दिलीप मेरे बेटे के मार्क्स तुमसे कम क्यों हैं। कंपटीशन तो बहुत भयंकर चलता था, बहुत क्लोज फ्रेंड थे। तो कहे, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के मार्क्स तुमसे कम कैसे आ गए। मैंने कहा अंकल जी आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसे ही कि रियल बता रहा हूं। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं। कह रहे गलत क्या है। मैंने कहा मेरे अधिक आए हैं उसके कम आए हैं, आप ये अपने बच्चे से पूछिए कि दिलीप के मार्क्स अधिक कैसे आ गए। आप हमको क्यों बोल रहे हैं तुम्हारे मेरे बेटे से अधिक कैसे आ गए। दोनों में फर्क है, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है निगेटिव एटीट्यूड। तो वो निगेटिव कंसेप्ट था, मेरे अधिक आ गए इससे प्रॉब्लम नहीं है, उनके बेटे के कम आए इससे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, मेरे अधिक क्यों आ गए ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, पक्की बात है ना। अब बताओ दोनों बात बराबर है क्या, अलग है ना। पास होने के लिए आए हैं। यहाँ पास होने के लिए आए हो या फेल होने से बचने के लिए। पास होने के लिए। अगर मैं आज ही आप लोगों को कह दूं जाओ सीए फाउंडेशन पास हो, सीएमए फाउंडेशन पास हो, आज ही मैं बोल दूं, तो क्या तुम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस दोगे। नहीं, पक्की बात है नहीं। अगर ये एश्योर हो जाए बीकॉम की तरह जैसे तुम लोग करते हो, ये अगर ये श्योरिटी दे दी जाए कि नाउ यू आर पास, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तो क्या तुम लोग एफर्ट्स करोगे। क्या तुम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर के खोजोगे कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छी है जहां हम पास हो सके। बेसिकली डर था दिमाग में, किस चीज का, फेल होने का या मार्क्स कम होने का या सही गाइडेंस ना मिलने पर उतना अच्छा रिजल्ट ना ला पाने का। वो जो एक फियर फैक्टर था वो तुम लोग को यहां लाया है। मेरी बात समझना, फियर फैक्टर कुछ निगेटिव था दिमाग में, वो तुम लोग को यहां पर लाया, अदरवाइज क्यों आते, सीधी सी बात है। तो यहां तुम लोग फेल होने से या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आए हो कि जितने मार्क्स हम सोच रहे हैं उससे अधिक मार्क्स पाल जाए, या फेल होने से बच जाएं, या ऐसा ना हमसे कोई गलती हो जाए एग्जाम को तैयारी करने में। यही तो था। अगर श्योरिटी मिल जाती तो चलो भाई कम या ज्यादा पास तो होना ही है,
क्या दिक्कत है? वो नहीं है, वो नहीं है। तो यहां तुम लोग सोचो, एग्जाम 6 महीने बाद है, लेकिन तैयारी कब कर रहे हो? आज। किस चीज की? उस डर को दूर करने के लिए जो 6 महीने बाद आने वाला है। वो फियर फैक्टर ना रहे, वो डर ना रहे, उसको दूर करने के लिए आज तुम लोग यहां एफर्ट्स कर रहे हो, खर्च भी कर रहे हो। इसका मतलब यू आर मेकिंग प्रोविजन फॉर सच लॉसेस। वो लॉस ना होने पाए उसके लिए तुम लोग आज से प्रोविजन बना रहे हो। टाइम खर्च कर रहे हो, ऑटो का खर्च कर रहे हो, गाड़ी का खर्च कर रहे हो, तब यहां पर आ रहे हो, फीस दे रहे हो, बुक्स खरीद रहे हो, कॉपी खरीद रहे हो। बात समझ में आई? उसी तरह मेरे बिजनेस में, चलो मेरे घर में 10 साल बाद मुझे मालूम है शादी है किसी की। अब जब शादी है घर पे 10 साल बाद, और मुझे मालूम है 20 लाख रुपए खर्च होंगे, क्या मैं करूं? उस समय का इंतजार या डेली 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 गुल्लक में डालता जाऊं? है ना? तुम लोग जानते हो, देखो ना, तुम लोग खुद मेंटेन कर रहे हो। ये नहीं देखा जाएगा, जब शादी होगी ढोल नगाड़े बजेंगे, देखेंगे पैसा तो आज कहीं से, हाँ उस साल देखेंगे। अच्छा, डेली 100, 200, 300, 400 जो डालते हो गुल्लक में, दिस इज द प्रोविजन उस लॉस के लिए जो होने वाला है और जो होना ही है, जो होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो उसके लिए आप प्रोविजन बनाते हो। अब जब 10 साल बाद शादी हुई, 20 लाख की जरूरत थी, गुल्लक तोड़ा, थका, कई टुकड़ों में टूटा, पैसे इधर उधर बिखर गए। अब जरूरी नहीं सिक्के हों, नोट थे, तुम लोग दिमाग में सिक्के जा रहे हो, है कि नहीं? तो वो नोट तुम लोगों ने बटोरे और गिनना शुरू किया, निकले केवल 6 लाख। सही हुआ या गलत? सोचा हुआ नहीं, गलती हुआ। गलत। 8 लाख निकला तो सही हुआ या गलत? नहीं, पहले बताओ सही हुआ या गलत? सही या गलत? 6 लाख को भूल जाओ। अब मान लो 6 लाख निकला ही नहीं था, तुम्हें तो दिमाग में 8 लाख आया ना, सामने 8 लाख दिखा, तो अब बताओ सही या गलत? अब 6 लाख सही, गलत था, 8 लाख सही कैसे हो सकता है? अच्छा, गलत तुमने बोला। अच्छा, सही कैसे हो सकता है? 10-20 लाख, अच्छा 10 लाख निकलना था, 6 लाख निकला, सही कैसे हो सकता है? प्रोविजन बना रहे थे, अब पूरा का कवर नहीं, जरूरी क्या पूरा कवर करना? बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रोविजन बना रहे थे ना। 10 लाख का नुकसान हुआ, 6 लाख तुरंत मिल गया। एटलीस्ट हमने अपने आप को 6 लाख 8 लाख से सिक्योर तो कर लिया। मेरी बात समझो, दैट इज ओके। अब केवल हमें 2 लाख रुपए का इंतजाम करना है। अगर मैंने वो नहीं किया होता तो सीधे सीधे 10 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ता। बात समझ में आई? ये होता है प्रोविजन। गुल्लक तोड़ा, 12 लाख निकला। अब बताओ क्या करोगे? हाँ, एक्स्ट्रा खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। बात समझे? ये फायदा है किसका? प्रोविजन का। पक्का ना? अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में पास हो जाओगे क्या तुम? तुमको क्या लगता है, तुम पास हो जाओगे? पास हो जाओगे? हैं? तुम पास हो जाओगी? और सोचना तो पॉजिटिव ही चाहिए। 6 महीने बाद सर हो जाएंगे। इतना पॉजिटिव ना सोचो, कोरोना भी पॉजिटिव होता है। पास हो जाओगे नवंबर में तुम लोग, हाँ सर, सारे लोग पास हो जाओगे। अपना बता सकते हैं। अच्छा, मिठाई लाओ। जब पास हो ही जाओगे तो मिठाई लाओ, अभी पूछ सबको रहे बांटे, मोहल्ले भर को। हैं, ये तो गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा इसमें? पहले से अनाउंस करना था। क्यों गलत है? जब कह रहे हो पास हो जाएंगे तो आप मिठाई आज खाना चाहते हैं, बात खत्म है। ये सर पॉजिटिव अप्रोच है सर मेरा, ये पॉजिटिव अप्रोच है। ये कौन सा अप्रोच है? तो मिठाई खिलाकर और ज्यादा पॉजिटिव हो जाओ। वक्त पे ये भी ठीक है सर। मिठाई ले जाओ, पैसा दो। देखो ना तुम लोग कितना डर रहे हो। सोचो, यही चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रॉफिट होगा तो उस समय देखा जाएगा, उसके लिए अभी बात मत करो। नुकसान होगा उसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं, हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं। वो तुम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हो भाई। तुम लोग प्रोविजन बना रहे हो लेकिन मिठाई नहीं खिला रहे हो। बात समझे मेरी बात? दिस इज योर प्रूडेंस कंसेप्ट। ये तुम लोग इतने दूरदर्शी हो
वो करिए, हमको नहीं मालूम, पास हो गए। अरे बोलो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पास। हमेशा कॉन्फिडेंटली बोलो पास, ठीक है ना। कभी होता क्या है, हम लोग अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करने के चक्कर में हम लोग बहुत निगेटिव बोल जाते हैं। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? बहुत घटिया चल रही, मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। अब उसको हम गिराना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग गलत बोल देते हैं। मेरी बात समझना, होता क्या है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताऊं। जैसे तुम लोग फ्रेंड्स हो, दो पक्के फ्रेंड्स आपस में, जो देखने में तो दोस्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये 36 का आंकड़ा चलता है। रात में हम पढ़े 8 घंटे, उसको फोन पर दिन भर पढ़ ही नहीं पाते हैं, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, मेहमान आते रहते हैं, आज मेहमान के साथ चले गए, इसके हम लोग उसको उल्टा सीधा बोलते हैं। हमको लगता है हमने उसको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया बोलकर, वो भी अब घूमेगा। हो सकता है वो तुम्हारी बातों से इन्फ्लुएंस होकर वो भी घूमने लगे। तुम्हारा पर्पस भी यही था है कि नहीं, 3 इडियट का। तो तुम्हारा पर्पस भी था, वो भी घूमे फिरे। हम लोग खूब पढ़ लिए, उसको घुमाने फिराने में लगा दिए। लेकिन ये एटीट्यूड गलत होता है। हमेशा जब भी मुंह से बोलो, हमेशा पॉजिटिव बोलो। नहीं बोलना है तो मत बोलो, चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। जैसे मान लो कोई फ्रेंड आया तो तैयारी, अरे यार छोड़ ना पढ़ाई वढ़ाई, हमेशा पढ़ाई की बात करते हो, वो चलती रहती है न, मत बोलो, अवॉइड कर जाओ चीजों को। नहीं समझे मेरी बात? उसको निगेटिव मत बोलो कि हम नहीं पढ़ पाए, पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिन भर हम खेलते रहते हैं। वो धीरे धीरे एटीट्यूड एक्चुअल में बन जाता है। आप बोलते रहोगे, धीरे धीरे वो चीज काम करना शुरू कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा कभी मत बोलना, ठीक है ना। अवॉइड कर जाओ, दैट इज ओके। नहीं बताना चाहते हो मत बताओ, लेकिन गलत मत बोलो अपने लिए एटलीस्ट, ठीक है ना। वही चीज यहां पर भी है। प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि भैया आप जो फ्यूचर में लॉसेस होने जा रहे हैं, ट्राई टू मेक द प्रोविजंस फॉर दोज लॉसेस so that you can cope up with those losses at the actual scenario. In the same way, if you are thinking about some profit which will happen in future, don't try to think about that. Don't try to book those profit in your books of account. Always try to maintain the provisions for expected losses. जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं, उसके लिए अब प्रोविजन बनाना शुरू कर दो। इसको हम कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट, इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अब समझ में आया? ओके है, हाँ बोलो। सर अगर सपोज अगर हम लोग प्रोविजन बना रहे, लॉस ऑफ फायर अगर बना रहे प्रोविजन, अगर हुआ ही नहीं तो वो क्या होगा? ये कह रहा है कि मैंने एक फंड बनाया, मैं नाम बदल दे रहा हूं, ठीक है ना, कि मेरे यहाँ 500 लेबर काम करते हैं। सुनना कितना बढ़िया बात बोला। अब देखो ये कैसे एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेगा, मजा आएगा। ये कहता है मेरे यहाँ 500 लेबर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज, किसी का हाथ टूटता है, कभी किसी का पैर टूटता है, किसी को चोट लग जाती है, तो खर्च करने पड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए प्रोविजन बना लेते हैं कि हर महीने 10,000 रुपए हम उनके फंड में डालेंगे, ताकि मेरे प्रॉफिट और लॉस पर कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। अब मैंने हर महीने 10,000 डाला, महीने भर में किसी का हाथ पैर टूटा ही नहीं, तो अब कैसे उस पैसे का यूज करोगे? किसी का हाथ पैर तोड़ोगे फिर उसका यूज करोगे? हाँ, क्या करोगे? उसको बाद में कैरी डाउन कर तो कैरी फॉरवर्ड करो ना, दिक्कत क्या है? एक्स्ट्रा है तो निकाल लो, अपने बिजनेस में यूज करो। तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में रहा, तुमको तक दिक्कत किस चीज की है? बात समझ में आई? तो ऐसा नहीं कि उस पैसे को यूज करना है तो चाहे उसका पैर तोड़ो फिर पैसे को यूज करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये कंजर्वेटिज्म उसके लिए नहीं है। आगे चलें। कंजर्वेटिज्म समझ गए। सबसे ज्यादा बवाल जानते हो कौन करता है? उसके साथ साथ उसका भाई कौन है? रियलाइजेशन, जो कहता है वसूली की अवधारणा। वसूली भाई वाला नहीं, वसूली की अवधारणा। जानते हो ये क्यों आया? नाम सुना होगा, फायदे का घाटा। उल्टा लग रहा है ना, फायदे का घाटा। अजीब नहीं लग रहा? अगर तुम्हारे फायदे का घाटा होने वाला हो, अब ठीक है। अगर फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला था, अब वो फायदा नहीं होगा। मुझे कोई फायदा होने वाला था, अब मुझे लगता है वो फायदा नहीं होगा, तो फायदे का घाटा ही तो हुआ। अब समझ में आई बात? मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला था, अब मुझे वो प्रॉफिट नहीं होगा, तो घाटा हो गया। उसके लिए बना है रियलाइजेशन कंसेप्ट। फ्यूचर में मेरी लॉटरी निकलेगी,
वो वाली बात नहीं हो रही है। उसकी बात तो ये कंजर्वेटिज्म करता है कि हम फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट की तो बात ही नहीं करते, हम केवल फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज दिखाने की कोशिश करते हैं कंजर्वेटिज्म प्रोविजन बना करके। लेकिन रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है, चलो मैं एक कहानी बताऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, कहानी से ही समझ में आता है, और लुलाबाई से नींद आती है कि नहीं, लोरी सुनाकर, ठीक है। चलो देखो तैयारी हो गई कहानी सुनने के लिए, नहीं अच्छी कहानी है, सुनना। मैं अपनी दुकान के बाहर बैठा था और दुकान में पूरी कुर्सियां भरी हुई थी। इसका मतलब मैं कुर्सियों का बिजनेस करता हूँ, चेयर्स बेचने का, प्लास्टिक की चेयर्स बेचता हूँ। एक बंदा आया, कहता है कुर्सियां बेचते, मैंने कहा दिख नहीं रहा पीछे कुर्सियों की दुकान है, तो वही काम करते हैं। कहता है एक कुर्सी कितने की, मैंने कहा 100 रुपए की। कितने की? 100 रुपए की। उसने कहा एक काम करो 500 कुर्सियां दे दो हमको। कितनी? तो टोटल उससे कितना लेना है? 50,000 मुझे उससे लेना है, हाँ या ना? तो मैंने कुर्सियां उसके ट्रक में डाल दी, जाने लगा। मैंने कहा रुको रुको रुको, ऐसे कैसे जा रहे हो, पैसा तो देते जाओ, 50,000 रुपए देते जाओ। कहा हम तुम्हें चोर नजर आते हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। मैंने कहा डाकू नजर आते हैं? उसने कहा। तो मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं है, तुम बड़े शरीफ नजर आते हो। कहता भिखारी नजर आते हैं? मैंने कहा नहीं भैया तुम बहुत अमीर नजर आ रहे हो, अपनी कार लाए हो, क्या बात कर रहे हो। कह रहा ये लो मेरा कार्ड पकड़ो, हमको दिया, कह रहा कल पैसा मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कार्ड देखा, बड़ा अच्छा कार्ड था, चला गया। अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं, आएगा नहीं आया। थोड़ा बीपी मेरा नहीं अप एंड डाउन हो गया। उसके एक दिन बाद फिर मैंने इंतजार किया, आएगा वो नहीं आया, आने वाला आएगा, लेकिन नहीं आया। आंखें मेरी पथरा गई थी, कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। इंतजार केवल रास्ते पर ऐसे आया आया, उसकी गाड़ी आई, नहीं आया। अल्टीमेटली हिम्मत करके मैंने फोन कर दिया। मैंने फोन किया कि भाई ये बोल रहे हो? कह रहे नहीं दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ। अब उसके बाद क्या करें, फोन पटक देंगे हम, नहीं तो उधर से गोली चलेगी, फोन से ही आ जाएगी यहाँ पर। मैंने फोन पटक दिया, उसके बाद बीमार हो गए। बीपी हाई हो गया या लो भी हो सकता है, अगर लो वाली प्रॉब्लम है तो कहने का मतलब क्या मानूं, 50,000 मिलेगा या नहीं मिलेगा? हो भी सकता है, नहीं भी। मैं क्या मान लूं ये बताओ। मानेंगे तो नहीं मिलेगा। मानेंगे तो नहीं मिलेगा। जो फायदा होने वाला था वो नुकसान में बदल गया ना। हाँ, फिर बदल ये फायदे वाला घाटा है ना। फायदे का घाटा, फायदे वाला घाटा नहीं है। मैं जब उधार माल बेचता हूं तो मैं ये उम्मीद कर लेता हूं कि सामने वाला पैसा नहीं देगा। जब कोई हमसे कहता है उधार माल दो, तो हम उसको उधार माल दे देते हैं। तो क्या उम्मीद करते हैं, पैसा देगा वो? भाई देखो, एक से एक दिन, अरे तब उधार बेचोगे ही क्यों जब तुम ये मालूम है कि वो पैसा नहीं देगा। अगर ये इंसान वो कहानी सुनने के बाद दिमाग वहीं पर घूम रहा है, कहानी में ही घूम रहा है, उसके बाहर नहीं निकल पाओगे। अच्छा तो बात खत्म। अगर मैं तुमको उधार माल बेच रहा हूं तो इट मींस आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल पेड माय मनी बैक, आज नहीं तो कल, इस उम्मीद पर माल बेचता हूं। और जब हम लोग उधार माल बेचते हैं तो एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही तो एंट्री करते हैं। तो जब ये एंट्री होती है तो इसका मतलब हमने सेल कर दिया, इसका मतलब हमने अपनी इनकम बढ़ा ली। ये सेल कहां ले जाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट में लिखते हो। भले ही पैसा हमें 2 साल बाद, 6 महीने या 10 दिन बाद मिलेगा, लेकिन जैसे ही सेल हुआ हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, हाँ या ना? Yes, sir. पक्की बात है ना? Yes, sir. समझ में आई बात? तो इट मींस एज एंड व्हेन वी मेक सेल्स ईदर कैश और ऑन क्रेडिट, वी बुक आवर प्रॉफिट इमीडिएटली by having the expectation that the credit sale will be realized soon. Yes or no? According to our terms and condition, हमारी शर्तों पर हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। और हमने इसी उम्मीद पर तो उस माल बेचा है कि हमें हमारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या मालूम कि ले जाने वाला चुट्टा है? मालूम था क्या? नहीं मालूम था। अब वो पता चला 2 दिन बाद कि वो फोन पर कह रहा है हम दाऊद इब्राहिम बोल रहे हैं, ये नंबर है, तो भैया फोन पटक दिया। अब मैं इसको लॉस में कन्वर्ट करूं या ना करूं? ये जो मैंने प्रॉफिट इसमें बुक कर रखा है वो गलत कर रखा है कि नहीं? मैं लोगों को गलत इंफॉर्मेशन या खुद को अंधेरे में रखूंगा कि नहीं अगर मैं इस प्रॉफिट को रहने देता हूं तो? Yes.
इसका मतलब मैंने अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का सिचुएशन गलत बनाया है, या लोगों को मैं मिसलीड करूंगा, अपने आप के साथ धोखा करूंगा, है कि नहीं? मैं क्या करूंगा, इस प्रॉफिट को हटाऊंगा, लॉस में नहीं बदलेंगे, प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे। लॉस में कैसे बदल सकते हो? अभी भी सर श्योर नहीं कि प्रॉफिट देगा कि नहीं। हाँ, तो मैंने क्या किया, इसको हटाया। जो फायदा हो सकता था वो अगर लॉस में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रॉफिट को बुक नहीं करना चाहिए। तब तक बुक नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें एक्चुअल में पैसा ना मिलने लगे। अब मैं थोड़ा क्लियर हो गया, अब मैं पूरा बताता हूं, ढंग से सुनना। इफ देयर इज एनी डाउट regarding the ultimate collection of any profit, do not try to book your profit in your books of account until or unless you actually realized it. That's it. ये सिंगल एक लाइन का सेंटेंस है, मैं फिर से बोलूं, अगर आपको कोई डाउट होता है अपने उस प्रॉफिट पर जो होने वाला है और अब नहीं होगा, तो आप उस प्रॉफिट को अपनी बुक्स में बुक नहीं करेंगे तब तक जब तक कि एक्चुअल में पैसा ना मिल जाए। बात समझ में आई? तो हम इस प्रॉफिट को यहां से एलिमिनेट करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डाल करके, या डाउटफुल डेट्स डाल करके, बैड डेट्स डाल करके। अब समझ में आया? बैड डेट्स नाम सुना होगा, बैड डेट्स नाम सुना हो, तो मैं बैड डेट्स पे ले जाऊंगा इसको। इज इट क्लियर? हम उस प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे। लेकिन मान लो वो बंदा जो मैंने सोचा था वो नहीं निकला, भले था दाऊद इब्राहिम का, वो उसका बंदा आया करे, भाई हम 10 दिन पहले तुम्हारे यहां से कुर्सी ले गए थे, ये लो 10,000 रुपए, अब मेरी बाँछें खिल जाएंगी। मैंने 50, मैं कहा 10,000 तो दिक्कत क्या, 10,000 रुपए, अरे भागती बूथ की लिंगोटी से जितना मिला उतना लाओ, हम तो पूरा का पूरा 50,000 का नुकसान मान लिए थे, उतना ही मेरे लिए बहुत है। हाँ, बाकी हम 4 दिन में पहुंचा जाएंगे। वो बाकी आया, जितना दे गया, जितना दे जाएगा हम उसको प्रॉफिट मानेंगे, बात खत्म। अब समझ में आया? दिस इज योर रियलाइजेशन। रियलाइज जितना हुआ तभी तो दांत दिखा। दांत कब दिखा? वो ज्यादा कुछ हो रही है। तुम लोग कहानी में पूरे डूब जाते हो ना, इमेजिनेशन होती है नहीं होती है? हाँ देखो, हाँ चित्र तो बन रहा है, बस वही बनाना रहता है बाबू, मेन वही है। तो ये है तुम लोग का रियलाइजेशन कंसेप्ट। एक बार मैं बोल दूं जो जो मैंने बताया। एक पहला बताया मैंने पीरियडिसिटी कंसेप्ट, वी आर नीडेड टू मेंटेन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलरली बेसिस, ऑन रेगुलरली बेसिस वी आर नीडेड टू क्लोज डाउन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, वी आर नीडेड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। दूसरा मैंने बताया कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, वी शुड ट्राई टू मेक द प्रोविजंस फॉर एक्सपेक्टेड लॉसेस बट डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। लास्ट मैंने बताया रियलाइजेशन कंसेप्ट, इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग योर प्रॉफिट, don't try to book it in your books of account until or unless you realize it. That's it. Clear है? चलो अब आते हैं मैटेरियलिटी। लास्ट है आज का। क्या है ये मैटेरियलिटी कंसेप्ट? इसको जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या लिखा है? हाँ बोलो। किसकी? भूत, सारभूत। इसके जानते हो दो अलग अलग कंसेप्ट दिए हुए हैं बुक्स में। किसी बुक में एक दिया है, किसी बुक में दूसरा दिया है। मैं दोनों बताऊंगा, ठीक है ना? ये जो शर्ट है बाबू किस मटेरियल की है? हाँ, ये किस मटेरियल की है? नहीं, तुम लोग समझे नहीं तब। सुनो, वो हमको बता रहे कॉटन की है। यही से एक है दुनिया में। मैंने क्या लिखा है? मटीरियल। मैंने क्या बोला? नहीं भाई, मैंने बोला दोनों में से सही क्या है? जो बोल दिए वो सही है। सही है जो बोल दी, इंग्लिश यही बोलता है सर, कैसे ही प्रोनाउंस। अब हो गया, अब मैं बोलूं? बोल दिया। ये दो अलग अलग मीनिंग्स हैं। If you are just pronounce it material, it has a different meaning. If you just pronounce it material, it has a different meaning.
स्पेलिंग सेम है, का करें अब, होमोफोन से का करें बताओ। होमोफोन की तरह मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। और ये मटेरियल का मतलब होता है सामान, ठीक है ना। मैंने कहा किस मटेरियल का बना हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा किस मटेरियल का बना हुआ है, हम लोग गलत बोलते हैं, वो बात दूसरी है। तो मटेरियल और मटेरियल दोनों में फर्क है। मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, तो मटेरियलिटी कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट का कंसेप्ट, वो सामान वाला नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, किसकी, ऊपर वाले की, ठीक है ना। तो हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है, ये इम्पोर्टेंट मटेरियल कंसेप्ट। अब मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखता हूं, मजा लेना। हम लोग ये जानते हैं फिक्स एसेट जो होती हैं उनकी लाइफ कई सालों की होती है। प्लांट और मशीनरी होती हैं वो 10 साल तक चलती हैं। कितने साल तक? 10 साल, 12 साल, इतने साल चलेंगी। अच्छा, और दूसरा ये कि ये सेल करने के लिए नहीं होती, इनको हम बिजनेस में यूज करते हैं, ऐसा ही तो है, प्रोडक्शन करने में यूज करते हैं, और इससे फ्यूचर में हम प्रॉफिट कमाते हैं, हाँ या ना। यस यही तो जानते हैं, हाँ या ना। और इस पर डेप्रिसिएशन लगता है, देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और इसको कहाँ दिखाते हैं? पीएल अकाउंट में। कहाँ दिखाते हैं? इसको कहाँ दिखाते हैं? प्लांट एंड हाँ मशीनरी को एसेट साइड में हाँ, बहुत बढ़िया, देखो ना तुम लोग कितने तेज हो। एसेट साइड में हम लोग दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक। अभी तुम लोगों से बात करते करते अचानक इस दरवाजे का लॉक खराब हो गया, ठीक। ये पिछले 4 साल से लॉक चल रहा है, 5 साल से। गोदरेज का है भाई, हाँ गोदरेज का है। यहाँ लिंक का समझ लो, वही होगा ही, दोनों में से तीसरा नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब गोदरेज या लिंक। अब मैं दोबारा मंगवाऊंगा नया, कितने साल चलेगा? 5 साल चलेगा। और उसका खर्चा कितना है? 500 रुपए होगा, 2000 मान लेते हैं, 500 2 मिनट के लिए। जब ये लग रहा था तो बगल वाली खिड़की का स्क्रू निकल गया, मिस हो गया स्क्रू। स्क्रू था, वो स्क्रू भी पिछले 8 साल से चल रहा है, 7 साल से चल रहा है ना। हाँ, तो मैंने 2 रुपए का एक स्क्रू खरीदा, इसकी लाइफ भी कितने साल? 8 साल चलेगा, है कि नहीं। और बिजनेस को फायदा ही देगा ये। ये जो माउस पैड खरीदा है, ये माउस पैड मैंने 100 रुपए का लिया था, और 5 साल हो गया चलते चलते, अब खराब हुआ है कि नहीं। जो तुम लोग पेंसिल खरीदे हो, बहुत कम यूज होती है, 3 साल हो गया चल रही है, अभी जरूरत ही बहुत कम पड़ती है, और 5 रुपए की है। इरेजर खरीदे हो, वो 3 रुपए का है, वो भी 2 साल चली जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग किसी सरकारी विभाग में जाते हो तो वहां पर फाइल्स देखते होगे, पतली पतली सी फाइल रहती, खाकी कलर की, ब्राउन कलर की, बहुत पतली वाली, 2 रुपए की होती है। हाँ देखो ना, बांस पेपर की 2 रुपए की होती है, वो 20 साल से चल रही है। कितने साल से? 20 अच्छा मैंने स्टेपलर खरीदा है, 80 रुपए का है, 4 साल से चल रहा है। ऐसे ही तो होते हैं ना खर्चे, हाँ या ना। ये सब बिजनेस को प्रॉफिट देंगे या नहीं? इन सब पर डिप्रिसिएशन लगना चाहिए या नहीं? बट ऑब्वियस है, अरे हाँ या ना। इतनी मार खाओगे तुम लोग, कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं रखे हो। तो फिक्स एसेट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या दी थी? क्या इसमें से कोई टर्म्स, क्या ये लंबे समय तक नहीं चल रही हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो लंबे समय तक नहीं चल रही? पहली चीज, सारी लंबे समय तक चल रही हैं, 1 साल से ज्यादा। दूसरा, सेल करने के लिए कोई नहीं है, मैं भी तो कर रहा हूं, कोई सेल करने के लिए नहीं है। क्यों नहीं दे रहा है? बिना हम स्टेपलर नहीं देंगे तो तुम्हारा फ्यूचर प्रॉफिट हो जाएगा क्या?
स्टेपलर के बिना प्रॉफिट कमा लोगे क्या? बिना फाइल्स के तुम प्रॉफिट कमा लोगे क्या? सर स्टेपलर क्या कर रहा है? तो स्टेपलर स्टेपल कर रहा है, बिना उसके तुम बिजनेस कर लोगे? पेपर ऐसे ही दे देंगे। ऐसे ही पेपर दे, बहुत बढ़िया मेरे लाल, क्या मतलब सिस्टम है। बिना फाइल के दे देना, बिना पेंसिल और रबड़ के दे देना। वही बताने के लिए बैठे हैं ना। अब ये बताओ, ये सब कभी सोचा था? नहीं ना सोचा था, अब सोच रहे हो ना आज। देखो बहुत बड़ी टेंशन है, ये सब है छोटी छोटी चीजें। ये सारे फ्यूचर प्रॉफिट दे रहे हैं मेरे बिजनेस को, क्यूमुलेट करके हमको बिजनेस प्रॉफिट दे रहे हैं। इसका क्या यूज है? इसका कोई यूज नहीं था, हटा दे, लेकिन ये प्रॉफिट दे रहा है मेरे बिजनेस को। ये इस चीज को सिक्योर कर रहा है, मेरे कंप्यूटर को सिक्योर कर रहा है। ऊपर से है तो 50 रुपए का कपड़ा, 20 रुपए का, लेकिन वो मेरे कंप्यूटर को सिक्योर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन सेल के लिए कोई नहीं है, सब फ्यूचर प्रॉफिट दे रहे हैं। और तीसरा, अब आती है डेप्रिसिएशन की बात। अब ऐसे अगर हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने लगेंगे, दे देना कॉपी, दे देना वाली कॉपी दो। अगर मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऐसे बनाऊं, जैसे ये बैलेंस शीट ऐसे बना दूं एसेट, तो जानते हो पहले पन्ने पर आएगा लैंड एंड बिल्डिंग 5 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी 2 करोड़, फलाना फर्नीचर 1 करोड़, सब 1,50,80,000। और यहां लाइबिलिटीज आ जाएंगी अगले पन्ने से, कंटिन्यू होगी बैलेंस शीट इस साइड। रबड़ 50 पैसा, पेंसिल 1 रुपया, फाइल 2 रुपया, फिर फाइल अगले तारीख को 2 रुपया, फिर एक फाइल अगली तारीख को 4 रुपए, पेंसिल 2 रुपए। पूरी बैलेंस शीट ऐसे ही रहेगी। मतलब 100 पन्ने की बैलेंस शीट बनेगी, एक पेज करोड़ों का होगा, बाकी सब चवन्नी अठन्नी के पेपर वो होंगे, हिसाब किताब होंगे। ऐसे मेंटेन करोगे बैलेंस शीट, किसी को दिखाओगे तो दांत दिखा देगा ये बैलेंस शीट है, चवन्नी अठन्नी वाली चीजें दिखाया है। इसीलिए नाम पड़ा मैटेरियलिटी कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट, जिस चीज का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़ता है, मैटेरियल इंपैक्ट पड़ता है, मैटेरियल इंपैक्ट, ट्राई टू शो ओनली दोज थिंग्स इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्राई टू राइट ऑफ रेस्ट ऑफ देम। ये जो है ना, प्रिंटिंग मशीनरी में ले जाओ, अरे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ले जाओ, कॉपी हुआ, स्टेपलर हुआ, इरेजर हुआ, फाइल्स हो गए, इसको कहां ले जाओ? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और सबको पीएल में ले जाओ। ये इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे हैं। इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक वो फिक्स एसेट वाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। चवन्नी अठन्नी 2 रुपया, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 800 रुपए, ये पंखा 1000 रुपए का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है? इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे? दिखाओगे? चवन्नी अठन्नी चीज बैलेंस शीट में दिखाओगे? कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो यूजलेस हो जाएगी, हमारी बैलेंस शीट बेकार दिखने लगेगी। तो कहा गया कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिनका मैटेरियल इंपैक्ट पड़ता है, उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में दिखाओ। जिसका मैटेरियल इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसको राइट ऑफ करो ना। आप लोग बनाते हो ना ऑफिस एक्सपेंसेस करके एक हेडिंग, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बनाते हो ना, तो सब ट्रांसफर करो ना, इन सब चीजों को ट्रांसफर करो ना। जो मैटेरियल है बस उसको रखो बैलेंस शीट में, बाकी सबको पीएल में ले जाओ। अब बात समझ में आई? क्लियर है? ये पहला कंसेप्ट है इस मैटेरियलिटी कंसेप्ट का। कुछ किताबों ने कुछ और लिखा हुआ है, अब जरा वो बता दें। तो अब आगे से कोई पूछेगा कि हम लोग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को अगर किसी को उलझाना हो तो तुम लोग उलझा सकते हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्यों बताया, पर्पस बता सकते हो, बता सकते हो ना। ऑफिस एक्सपेंसेस क्यों बनाया गया, स्टेपल वगैरह के लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया वो बता सकते हो। जबकि वो ये लॉजिक दे सकता है, अरे उसकी लाइफ 5 साल है, तो तुम लोग अब नहीं फंसोगे कि हाँ 10 पैसा डेप्रिसिएशन लगाओ, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या है मैटेरियलिटी का? हमने ये पीएल अकाउंट और ये बैलेंस शीट बनाया, यहां स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। अगर तुम लोग जानते हो अकाउंट्स थोड़ा बहुत तो ठीक है ना, ऐसे आएगा, सीखोगे ट्रेडिंग एनपीएल में। स्टॉक यहां दिखाते हो 5 लाख, और एसेट साइड में दिखाओगे क्लोजिंग स्टॉक, यही चीज 5 लाख दिखाते हो ना। जानते हो रियल में क्या है? रियल में इसमें से 2 लाख रुपए का स्टॉक मेरा आउटडेटेड है। क्या है? आउटडेटेड है।
2 लाख रुपए का स्टॉक आउटडेटेड है, लेकिन अगर हम इस स्टॉक को कम करते हैं तो मेरा प्रॉफिट कम होने लगेगा। मैंने लोगों को मिसलीड करने के लिए, यहां कह सकते हो मैंने वो 2 लाख रुपए नहीं दिखाया आउटडेटेड, मैंने ऐसे ही दे दिया बैलेंस शीट कि देखो 5 लाख रुपए का स्टॉक है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे कंपनी में पैसा लगा सकें, ज्यादा एसेट दिखेगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। हम लोगों को मिसलीड कर सकते हैं। उसको नींद आ रही है, पता नहीं क्यों, मारो तो एक पीछे से इसको। अरे चोरी, अच्छा चुंडी का पालो, चुंडी पालो। तो कहने का मतलब 5 लाख रुपए, क्यों सोए नहीं थे क्या रात पहला में? दिन सर आज ना हैं? फर्स्ट डे ना इसकी। क्लास हो जाएगी। सर की क्लास बस 3 दिन चलेगी, दोबारा नहीं होगी। ऐसे लोगों को जमहाई बाबू बोलते हैं। चलो, तो 5 लाख रुपए है, अगर हम इसमें से 2 लाख रुपए हटा दें कि लॉस है मेरा, तो लोग कंपनी की ओर शक की निगाह से देखेंगे, अरे लॉस है, ज्यादा स्टॉक लॉस हो रहा है कि नहीं? तो हमने नहीं दिखाया लॉस। अब जरा ढंग से सोचो, अगर मैं लॉस ना दिखाऊं 2 लाख रुपए का और मैं बैलेंस शीट ऐसे दे दूं, तो क्या मैंने रियल पिक्चर दी या तुम लोगों को मिसलीड किया? मिसलीड किया ना। इसीलिए कहा गया कि जितनी भी मैटेरियल वो चीजें हैं जिनसे आपका डिसीजन हां से ना में, ना से हां में आ जाए। कोई भी ऐसा आइटम जिसको शो करने या ना करने से आपके डिसीजन पर फर्क पड़ता है, वो सारी चीजें मैटेरियल है। मेरी बात समझ में आई? तो मेरे इस 2 लाख को दिखाने और ना दिखाने से आप लोगों पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपका डिसीजन हां से ना में, ना से हां में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा रहा है। अगर मैं 2 लाख हटा दूं इसमें से, तो आप लोग कहेंगे नहीं इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना। अगर मैं 2 लाख रहने दूं तो आप कहेंगे नहीं नहीं ठीक है, इस कंपनी में पैसा लगाओ। तो देखो, उस चीज को दिखाने या ना दिखाने से आपका डिसीजन हां से ना में या ना से हां में बदल जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं मैटेरियल आइटम्स। क्या बोलते हैं? जो आपके डिसीजन को इंपैक्ट कर रहा है। तो कहा गया, इफ देयर इज एनी मैटेरियल आइटम, ट्राई टू डिस्क्लोज ऑल ऑफ देम। आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा सेपरेटली। कैसे? अलग से। तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमेशा अपने मैटेरियल आइटम्स को अलग से शो करके रखेंगे। कैसे शो करके रखेंगे? ताकि देखने वाला देखकर समझ जाए कि ये मैटेरियल आइटम है, उसका सही डिसीजन निकले, ना कि गलत। बात समझ में आई? क्लियर है? तो मैटेरियलिटी के 2 कंसेप्ट समझ में आए। पहला कि ऑल द मैटेरियल आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा मैंने बताया, ऑल द स्मॉल थिंग्स लाइक योर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस मस्ट बी राइट ऑफ। दैट्स इट। उसको हमें बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत नहीं। अब हमारे सामने बचे केवल 3, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल और मैचिंग। पहले चलेगा ये, उसके बाद चलेगा ये, और उसके बाद चलेगा ये। नेक्स्ट सेशन में हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा सीखने को जानते हो किसमें मिलेगा? तीनों में। कंसिस्टेंसी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीखने को असल में तुम लोग आधा घंटा तो हमसे इस लड़ाई करोगे कि सर इसमें फर्क नहीं समझ में आ रहा। मैं फिर बता दे रहा हूं, एक्रूवल और मैचिंग में फर्क ही नहीं कर पाओगे तुम लोग। उसको बताने में मेरी हालत खराब होगी, आई नो वेरी। ठीक है ना? तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।